हेलो कल की क्लास में लोगों ने अंडरस्टैंड किया इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। जितना इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, राइट। तो अगर हम लोग एक्सियल या इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो वी अंडरस्टूड सर्टेन पॉइंट्स अबाउट दैट। वो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर हम P डिफाइन करें तो फॉर्मूला बोले P is equal to Q into 2A. 2A is also a vector quantity which is called length of the dipole and it is directed from negative charge to positive charge. As well as electric dipole moment is also a vector quantity which is directed from negative charge to positive charge. Hope it's clear? तो ये भी और ये भी दोनों नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करी एक्सियल पॉइंट्स पे, which came out to be 2 kpr upon r square minus a square whole square। और इसका जो हमने शॉर्ट डायपोल के लिए रिजल्ट फाइंड आउट किया that came out to be 2 kp by r। सिमिलरली अगर हमने इक्वेटोरियल के लिए सॉल्व किया that came out to be minus of kp by r square plus a square power 3 by 8, right? And if we reduce it for a short dipole, the result becomes minus kp by r, right? फिर उसमें आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा दे कि भैया दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। दैट्स व्हाई इनिशियली मैंने आपको बोला था कि जितना इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होती है। देन आप देख सकते हैं एक्सियल पे it is parallel to P, electric field is parallel to P and equatorial field is anti-parallel to P, opposite to P, but collinear है। अब एग्जाम में क्वेश्चन में आ गया collinear, collinear होता है पैरेलल या एंटी-पैरेलल, तो दोनों collinear, right? Along with that there is 1 upon r cube dependence, 1 upon r cube dependence। वहां मैंने स्पेसिफिकली कहा कि आपको याद रहना चाहिए कि पॉइंट चार्ज के लिए 1 upon r square डिपेंडेंस होती है और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए 1 upon r cube की डिपेंडेंस रहती है। फिर हम लोगों ने इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर किया कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल अगर सेम डिस्टेंस पे कंसीडर किए जाए तो एक्सियल इक्वेटोरियल से डबल होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज ट्वाइस एज कंपेयर्ड टू दैट ऑन द इक्वेटोरियल। ठीक है, ये सब हमने कल कर लिया। और फिर इसके बाद जनरल पॉइंट में किया था हमने। जनरल पॉइंट में क्या रिजल्ट आया था उसका डायग्राम अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। हमने एक शॉर्ट डायपोल कंसीडर करके उससे r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन आया था E is equal to kp by r cube under root of 3 cos square theta plus 1। दिस वाज द रिजल्ट। और जब एंगल डिफाइन किया, जैसे एंगल के लिए ध्यान देना चाहिए डायग्राम, ये p है, p के साथ थीटा एंगल के ऊपर r डिस्टेंस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मानो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। तो यहां से जो एंगल बना दैट वाज अल्फा। तो ये tan अल्फा कितना आया था दैट वाज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। होप इट्स क्लियर? यस सर। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। राइट डाउन to understand behavior of an electric dipole, inside uniform electric field, मतलब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप डायपोल को रिलीज कर दें तो उसका बिहेवियर कैसा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे करके प्लॉट कर सकते हैं, सेपरेशन सेम रख दें और डायरेक्शन सेम। आप देख सकते हैं दो इन लाइंस के बीच में सेपरेशन को सेम रख लिया और इनको पैरेलल प्लॉट किया तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड्स है और सेपरेशन सेम रखने का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है। So this is electric field E
और आप इसके अंदर एक डायपोल डिफाइन कर दे सकते हो। दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस, माइनस क्यू प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यू नो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है ऐसे करके और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना दिया थीटा। बनाए जरा डायग्राम ड्रॉ करें। There is a uniform electric field. An electric dipole is placed at angle theta with it. ठीक है, हो गया। अब क्या बेसिक्स यूज कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक, राइट? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो क्या फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट आ जाएंगी? नेगेटिव क्यू पे बैकवर्ड्स, पॉजिटिव क्यू पे राइटवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन। तो ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अगर फोर्सेस कैंसिल करेंगे तो नेट फोर्स कितनी होगी? जीरो। अब ये समझ के बताओ, अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं? दैट सिस्टम इज इन डैश इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। समझिए, इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशनल मतलब नेट फोर्स जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। आई होप ये बातें थोड़ी सी आपको ध्यान है, राइट? चलिए लिखें। कंसीडर an electric dipole having dipole moment. Consider an electric dipole having dipole moment. Mention करते हैं P is equal to Q into 2A. Consider an electric dipole having dipole moment P is equal to Q into 2A at an angle theta. At an angle theta with uniform electric field E, at angle theta with uniform electric field E, as shown in the diagram. As shown in diagram. Fine, clear? अब यहाँ पे फोर्सेस शो कर देते हैं। प्लस क्यू के ऊपर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगी है। In this direction it is QE और नेगेटिव क्यू के ऊपर बैकवर्ड्स लगती है, so it will be QE backwards. ध्यान रहे, if you are writing only the magnitude QE तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। और अगर आप डायरेक्शन के साथ मेंशन करना चाहते हैं प्लस QE, E के ऊपर वेक्टर साइन, माइनस QE, E के ऊपर वेक्टर साइन, तब ठीक है। बट आई एम ट्राइंग टू डू इट इन स्केलर फॉर्म, QE बैकवर्ड्स, QE फॉरवर्ड। बनाए प्लीज। दो फोर्सेस शो किया हमने QE ईच, राइट? अब लिखिएगा force experienced by the charges become equal and opposite. Force experienced by the charges become equal and opposite, making net force zero. Force experienced by the charges become equal and opposite, making net force zero. जिसको आप ऐसे लिख के दिखा सकते हैं कि भाई फोर्स कितनी आ गई, QE minus QE that is equal to 0. तो ये बात यहाँ से याद रखनी है आपने। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे मर्जी छोड़ दीजिए। हमने कोई थीटा की स्पेसिफिक वैल्यू तो कंसीडर नहीं करी। थीटा 0 होगा तो भी आंसर 0 आएगा फोर्स का, 30 होगा तो भी 0 आएगा, 60 होगा तो भी 0 आएगा, 90 पे 0, 180 पे भी 0। तो ये समझने वाली बात है यहाँ से कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए जैसे मर्जी, the force is going to be 0 irrespective of the angle made by the dipole with electric field, right? करिए ना, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। हाँ
बच्चे चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी तो सेम है। डायपोल पढ़ रहे हो, डायपोल, डायपोल क्या था, तभी कह रहा हूँ घर से पढ़ के आया करो। आज आप बिल्कुल नहीं पढ़ के आए घर से, मतलब मुझे क्या पता नहीं चलेगा, चाहे जहां मर्जी रहेगी थी यार, राइट। देखिए फिर ध्यान से, मैं स्टार्ट भी वहीं से करवा रहा हूँ। वी आर कंसीडरिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वी आर डूइंग कॉम्पिटिशन क्लास। मैं चाहता हूँ बड़े प्यार प्रेम से कर लें, क्योंकि काम ज्यादा करना होता है। तो अगर आप ऐसी ऐसी चीजों पे रोकोगे मुझे तो मुश्किल होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल में कितना चार्ज होता है, माइनस Q प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड E, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स अपोजिट बैकवर्ड्स। ये बोला मैंने सारा प्रॉपर्ली बोला। सो QE ने QE को कैंसिल आउट किया। ये भी बताया कि अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे QE वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे फिर माइनस QE वेक्टर है, और फिर मेंशन किया कि नेट फोर्स कम्स आउट टू बी QE माइनस QE इज इक्वल टू 0। अब अगर फोर्स 0 हो जाती है तो इसका मतलब सिस्टम इज इन ट्रांसलेशन। प्लीज राइट। Hence, electric dipole is in translational equilibrium. Electric dipole is in translational equilibrium. तो ये बात आप टेक्निकली याद रखने की कोशिश कीजिए, जब फोर्स 0 होती है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। ये और टेक्निकल आके लिखे, that is center of mass does not have any acceleration. That is center of mass does not have any acceleration. तो मान लो बोर्ड में लिखना हो ना, तो ये वाली लाइन छोड़ी जा सकती है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। होप इट्स क्लियर। चलिए तो फिर देखिए, फोर्स तो 0 आ गई, पर दो फोर्सेस जो इक्वल और अपोजिट होती है उसको स्पेसिफिक नाम देते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं, कपल ऑफ। कपल क्या होता है, जोड़ा। दो फोर्सेस है विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ध्यान दे जरा, दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस कब टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, अगर मैं इसे डायपोल कंसीडर कर लूं और ये फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं, ये फोर्स इधर लगा रहा हूं, इक्वल ऑपोजिट है, नेट फोर्स कितनी होगी, 0। क्या ये घूमेगा, नहीं घूमेगा। अब ऐसे की वजह मैं फोर्स इधर लगा देता हूं, ये फोर्स इधर और ये फोर्स इधर, अब भी ये नहीं घूमेगा, ना मूव करेगा और ना ही घूमेगा, यानी टॉर्क 0। बट अब इसको ना एक मिनट के लिए ऐसे कंसीडर करो, अब इधर खींचूंगा और इधर खींचूंगा, अब तो घूमेगा ना। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टॉर्क कब प्रोड्यूस करती है, जब उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता। इस बात का ध्यान दें प्लीज। दोनों फोर्सेस ऐसे बाहर की तरफ थी, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम था। दोनों अंदर की तरफ थी तो भी दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम था। लेकिन जैसे ऐसे किया, ध्यान दे जरा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों एक दूसरे से अलग। गॉट दैट? तो लिखे प्लीज, लिखे, क्लियर हो जाएगा आपको। लिखें, these equal and opposite forces, these equal and opposite forces form a couple and produce torque, because their lines of action are different. Because their lines of action are different. ठीक है, तो जिसको ये कॉन्सेप्ट 11th में क्लियर नहीं था वो यहाँ पे करे कि भाई दो फोर्सेस अगर ऐसे एक्ट करेगी, वो सेम लाइन में एक्ट नहीं कर रही है, तभी वो टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है। अगर तो इक्वल अपोजिट फोर्सेस को सेम लाइन में ले आए तो फोर्स भी 0 और टॉर्क भी 0। लेकिन अगर लाइंस अलग अलग हैं तो टॉर्क आए। दैट्स इट। या आपके पास जो पेन है उस पेन को घुमा के देख सकते हैं, समझ में। तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है, टॉर्क। लिखिए जरा, लिखिए टॉर्क। टॉर्क का सिंबल टाउ होता है, टॉर्क का सिंबल टाउ है, टाउ इज इक्वल टू, ये क्या होता है जब कपल होते हैं तो ईदर ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। लिखिए प्लीज, इक्वल टू ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस
either force multiplied by perpendicular distance between their lines of action, between their lines of action। तो हर एक को क्लियर होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस बोलने का इटसेल्फ मतलब होता है उनके लाइन्स ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस। तो मैं यहां से समझाता हूं, देखिए प्लीज, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये देख सकते हैं, इस लाइन की, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये बना हुआ। अब इन दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये, यानी कि जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ईदर फोर्स यानी या तो क्यू यहां से उठा लो या यहां से उठा लो, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये एंगल कितना है, थीटा। बताइए जरा, माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a, एग्जैक्टली। माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a होता है, और ये एंगल है थीटा। लुक एट दिस राइट एंगल ट्रायंगल। आपको हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या यूज होगा, sin थीटा, एग्जैक्टली, हम लोग sin थीटा यूज करेंगे। सो दिस बिकम्स इक्वल टू 2a sin थीटा। होप इट्स क्लियर। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, दिस पॉइंट बी a, दिस बी b एंड दिस बी c, a b c। बनाए, आप प्लीज डायग्राम कंप्लीट करें। a b and c, AB is 2a, this angle is theta, so BC becomes 2a sin theta। तो लिख दीजिए यहाँ पर। So this torque becomes equal to either force मतलब QE multiplied by perpendicular distance है BC, BC। So QE multiplied by BC। अब लिख दीजिए, from triangle ABC, BC upon AB is equal to sin theta। BC upon AB, perpendicular upon hypotenuse, is equal to sin theta। So BC becomes equal to AB sin theta, पर AB कितना है, 2a, so 2a sin theta। Hope that is clear। अब यहां पुट कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखना, so tau is equal to QE into 2a sin of theta। अब देखो, कल की क्लास में एक चीज मैंने काफी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में जो भी रिजल्ट आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, P की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे Q into 2a, समझ रहे हो इस बात का मतलब आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, आपको पता है कि रिजल्ट लाना ही P की फॉर्म में है, सो Q into 2a must be कोलैबोरेटिव। करें शाबाश प्लीज, अप्लाई करें को। सो tau becomes equal to Q into 2a into E sin theta, means PE sin theta। tau becomes PE sin theta। अब याद करो, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी एक वेक्टर हो तो हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या यहाँ पे वो चीज वैलिड है? टॉर्क यस वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगेन अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन अ वेक्टर। तो ये चीज सजेस्ट करती है कि यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, वेक्टर प्रोडक्ट। अब सिर्फ एक ही चीज बीच में अड़चन है कि मैं P क्रॉस E लिखूं या E क्रॉस P लिखूं, तो उसे सेटल करते हैं यहाँ पे, कैसे आएगा, मतलब P क्रॉस या E क्रॉस P, यहाँ से देख के करना। देखिए जरा मेरे साथ साथ, ये डायरेक्शन P की है और ये डायरेक्शन E की है, मैं इनको यूज करता हूँ साथ साथ। ये डायरेक्शन P है और ये डायरेक्शन E, P एंड E, ठीक है। अब अगर P क्रॉस E किया जाए, देखना से P क्रॉस E किया जाए तो ये अंदर की तरफ जाता है, और अगर E क्रॉस P किया जाए तो बाहर की तरफ। यहाँ पे आपको दो चीजें मेरे साथ मिक्स करनी है, एक तो P क्रॉस E की डायरेक्शन इनवर्ट है, E क्रॉस P की डायरेक्शन आउटवर्ड है। अब जरा यहाँ से चेक करते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी है, इनवर्ट या आउटवर्ड। तो आप सबको पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आउटवर्ड होता है, क्लॉकवाइज टॉर्क इनवर्ट होता है। जिसको नहीं पता मेरे साथ ध्यान से सुने, आप जब भी अपने घर में टैप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ऊपर की तरफ आती है, जब टैप को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर की तरफ जाती है। बस इससे याद रख सकते हो कि क्लॉकवाइज रोटेशन इनवर्ट होती है टॉर्क के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉर्क का होता है आउटवर्ड। क्या क्लियर रहेगा आपको? आपको समझ आया?
सो लुक एट दिस, अगर ये फोर्सेस वर्क करेंगे तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे, ये कौन सी सेंस है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में टॉर्क कहाँ आना चाहिए, इनवर्ट्स, और इनवर्ट्स हमें किससे मिल रहा था, P क्रॉस E से, राइट हैंड P टू E, P क्रॉस E गोस E, ऐसे मैच करके तब हमें पता चलता है कि आंसर क्या आएगा, P क्रॉस। ठीक है, अब से आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि सर इट इज P क्रॉस, लिखें प्लीज। So the final expression for torque becomes tau is equal to P cross P। अगर आप में से किसी को ये समझ ना आया हो तो दोबारा पूछ, feel free to ask। आप में से भी किसी को क्लियर ना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। एक बेसिक चीज तो देख ही लें, QE कैंसिल आउट हो गए, 4-0, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0। फिर ये फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट तो है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम नहीं है तो क्या प्रोड्यूस करेंगी, टॉर्क। सो टॉर्क बन गया QE into 2A sin थीटा, Q into 2A बन गया PE sin थीटा। अभी देखना है P क्रॉस E या E क्रॉस P, तो पहली ये बात हर बच्चे को अच्छे से याद होनी चाहिए, अगर किसी चीज में क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इनवर्ट जाए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आउटवर्ड जाए, इसके अंदर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इनवर्ट, इनवर्ट मुझे मिल रहा है P क्रॉस E से, that's why torque becomes equal to P cross E। होप ये क्लियर हो गया, फाइन। चलिए देखिए जरा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is given by right hand screw rule of torque is given by right hand screw rule। स्क्रू को जैसे घुमाते हैं, कोई पेंच टाइट करना हो तो आप उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, अंदर की तरफ जाता है, कोई पेंच ओपन अप करना हो तो आप उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, बाहर की तरफ। तो ये बिल्कुल दिमाग में अच्छे से भर लो, क्लॉकवाइज इनवर्ट, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, आपका कोई छोटा भाई बहन अगर 8वीं 9वीं क्लास में भी है, थीटा लास्ट में क्यों नहीं लिखा, ओके बताओ, कोई छोटा भाई बहन 8वीं 9वीं में है तो उसको अभी से सिखा दो कि भाई क्लॉकवाइज कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज इज इनवर्ट, एंटी क्लॉकवाइज इज आउटवर्ड, तो ऐसे कंफर्टेबल हो जाए। देखिए ध्यान से, कनिष्का देखो साइन थीटा कहां गया, P क्रॉस E क्या होता है, P क्रॉस E इज P sin थीटा, सो sin थीटा क्रॉस प्रोडक्ट पे यूज हो गया, tau इज इक्वल टू P क्रॉस E, फाइन। अब लिखिए जरा, देखिए टॉर्क बिकम्स मैक्सिमम, व्हेन, अब आपको इस वाली इक्वेशन को रेफर करना, देखो ध्यान से, अगर टॉर्क को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो sin थीटा कितना बनना चाहिए, 1। आपको पता होना चाहिए sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसको मैक्सिमाइज करा तो sin थीटा 1, sin थीटा 1 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सो प्लीज राइट, कोई नहीं लिखो सामने, आपने लिखा टॉर्क बिकम्स मैक्सिमम व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, sin थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा किस के बीच का एंगल, P और E के बीच का, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये जरूर लिखेंगे, लिखते दैट इज व्हेन P परपेंडिकुलर टू P, व्हेन P परपेंडिकुलर टू, जब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तब मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, और मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा, P, तो भी आप लिख के रख सकते हैं, टाउ मैक्स इज इक्वल टू P। अब ये ना आपकी अपनी कैपेबिलिटी होती है, जब आपने टॉपिक पढ़ा आपने कितने डेप्थ तक पढ़ा उसे, कि टॉर्क, अच्छा टॉर्क को P क्रॉस E होता है, P क्रॉस E क्या, P sin थीटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव सब देखते हैं आप, राइट। फिर कि मैक्सिमम टॉर्क कोई बोला, अरे sin थीटा को बंद कर दो, मैक्सिमम टॉर्क कितना बन गया, P बन गया, कब मैक्सिमाइज होगा, व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज P इज परपेंडिकुलर टू E। डन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टॉर्क बिकम्स जीरो, टॉर्क बिकम्स जीरो व्हेन, टॉर्क बिकम्स जीरो व्हेन, अब टॉर्क को जीरो करना चाहते हो तो भाई सीधी सी बात है, sin थीटा कितना होना चाहिए, 0। जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप अकेले कमरे में बैठ के क्लास करें और थोड़ा बहुत बोल पाए तो कोई बुराई नहीं उसके अंदर, है ना, कोई बुरा नहीं माने,
So tau is equal to 0 होता है, sin theta is also 0. अब एंगल कितना होना चाहिए? sin theta 0 भी हो सकता है और 180 भी। हाँ बिल्कुल सही, 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। तो देखिए जरा, so either theta is equal to 0 or theta is equal to 180 degree. Either theta क्लियर? 0 का मतलब क्या और 180 का मतलब क्या है? लिखिए सर, लिखिए सर, लिखिए इलेक्ट्रिक डायपोल is in stable equilibrium for theta is equal to 0. It is in stable equilibrium for theta is equal to 0. That is when P parallel to E. That is when P parallel to E. जब P E के parallel होगा. That's done. Stable equilibrium का मतलब समझ लेते हैं एक बार क्या होता है. देखो मान लीजिए ये डायपोल है, इस डायपोल में P और E को पैरेलल करना है और E की डायरेक्शन तो फिक्स है, लेफ्ट टू राइट आपके लिए. अब उसी में जो P है, P की डायरेक्शन -q से +q है. ये मान लीजिए इधर -q है और इधर +q. जो ग्रीन वाला है ये +q है. अब सोचो इसको ऐसे रख दिया आपने, तो इसके ऊपर ग्रीन के ऊपर फोर्स राइटवर्ड्स लग रही है और इस हिस्से के ऊपर फोर्स लेफ्टवर्ड्स लग रही है. एग्री? ये ऐसे लग रही है. अगर इसे हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया जाए इस तरीके से, तो अगर ये वापस आ जाए तब तो है स्टेबल, और अगर ये पूरी पलटी मार जाए तो है अनस्टेबल. तो ध्यान दें प्रॉपर्ली, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का यहाँ पे क्या मतलब है रोटेशनल के पॉइंट से. अगर आपने इसे हल्का सा रोटेट किया और ये वापस आ गया तो दैट वाज स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर ये पूरी पलटी मार गया तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. देख लेते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. मैंने थोड़ा सा घुमाया तो नेगेटिव पे फोर्स पीछे की तरफ लग रही है और पॉजिटिव पे आगे की तरफ. आप देख सकते हैं अगर ऐसे खींचूंगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए. और इसलिए बच्चों को बोलता हूँ आपके हाथ में पेन है, पेन ऐसे करो, खींच के देख लो यार, तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएगा. ये वापस आए. ठीक है? सो दैट मींस इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0. उसके अराउंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा इसे वापस है. क्या सबने लिख लिए? सो इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन p इज पैरेलल टू e. नेक्स्ट लिखिए, dipole is in unstable equilibrium. Dipole is in unstable equilibrium when theta is equal to 180 degree. Unstable equilibrium when theta is equal to 180 degree. That is P is anti-parallel to. That is P is anti-parallel to E. Anti-parallel to E. अब इसकी याद रखिए, आपको कंफर्ट आना चाहिए कि अगर P और E सेम डायरेक्शन में तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, घुमाएंगे तो वापस आ जाएगा. और अगर ऐसे है, इसको भी देख लेते हैं. Now this is positive and this is negative. नेगेटिव पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, राइट, और पॉजिटिव के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. तो ये बन गया अभी सिचुएशन कब, जब थीटा इज इक्वल टू 180. अब सोचो इसे अगर मैंने थोड़ा सा ऐसे रोटेट किया, अब मेरी फिंगर्स को देखो फोर्स की डायरेक्शन, ये फोर्स वापस थोड़ी ना लेगी, से क्या करेगी, पूरा घुमा देगी. तो जब ये 180 में पड़ा होगा और आप थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये पूरा ही घूम जाएगा. पूरा घूमने की वजह से क्या चला जाएगा, टर्न होने की वजह से, मतलब दिस इज नॉट गोना कम बैक, सो दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. टॉर्क तो 0 था लेकिन वापस नहीं, इसलिए. तो आप सबने लिखा व्हेन P इज एंटी पैरेलल टू C. ठीक है? तो वन लास्ट टाइम, कभी भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एंगल पे रखो तो उसके ऊपर फोर्स कितनी आएगी, 0. दैट मींस कैसा इक्विलिब्रियम होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. लेकिन जब एग्जैक्टली पैरेलल या एंटी पैरेलल टू E होगा तो क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा. और रोटेशनल इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होगा, जब P पैरेलल टू E होगा, और अनस्टेबल कब होगा, जब P एंटी पैरेलल. अच्छे समझ आ गया? तो एक बात सोच के बताओ यार, SHM कब होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कह रहा हूं.
स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहो। यानी सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर राइट में है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, स्टेबलाइज्ड है। अगर मैं इसे हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ूं तो ये फोर्सेस वापस आने की कोशिश करेगी। लेकिन सोचो यार जब ये इसे वापस लाएंगी तो कोई ऐसा थोड़ा है कि मरा मरा सा आ रहा है, एकदम से भाग के आएगा, भाग के आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसके पास एंगुलर मोमेंटम आएगा, रुकेगा थोड़ी ना वहां पे, अपने मोशन की वजह से उसको क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करके जाएगा तो फिर से टॉर्क इसे वापस लाने की कोशिश करेगा, तो फिर से वापस आएगा। तो ऐसे करके क्या होने लगेगा, रोटेशनल एसएच, रोटेशनल एसएच। देखिए उसको एंगुलर एसएच बोलते हैं। प्लीज राइट डाउन टू शो that an electric dipole to show that an electric dipole executes SHM when displaced slightly from its stable equilibrium position. When displaced slightly from its stable equilibrium position. Stable equilibrium position. And calculate time period of oscillation. And calculate time period of oscillation. ठीक है? Calculate time period of oscillation. तो बनाए जरा मेरे साथ साथ। Let us first show ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है E। अगर आपने डायपोल को इससे किसी एंगल थीटा के ऊपर, दिस इज P, ऐसे टिल्ट किया है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ऐसे घूम के आने की कोशिश करेगा। बनाए प्लीज, E इस तरह, P ऐसे बना देना, एंगल थीटा शो होता है। लेकिन लेट, मतलब ये टॉपिक फिर से कहूंगा कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियसली देखिए, लेट इलेक्ट्रिक डायपोल be displaced, let electric dipole be displaced through a very small angle theta. Let electric dipole, अब इसे सीखे साथ साथ कि कैसे SHM शो करना है, पहले डिस्प्लेस करना पड़ेगा ना। तो let electric dipole be displaced by a very small angle theta from stable equilibrium position. From stable equilibrium position. ठीक है, लिखा। अब नेक्स्ट लाइन में मेंशन कीजिए, a restoring torque acts on it, जो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। तो उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या बना, टाउ इज इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा। समझे हमने माइनस साइन क्यों लगाया, आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज दी, लेकिन टॉर्क कैसे लगेगा, क्लॉकवाइज। सो थीटा के ऑपोजिट है, इसलिए हमने एक माइनस साइन लगा दिया। टाउ इज इक्वल टू माइनस पी साइन, लिख दिया सभी ने। अब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए जब एंगल स्मॉल होता है, मेडिकल वाले ध्यान से सुनना, व्हेन एंगल इज स्मॉल, जैसे cos 0 कितना होता है 1, तो एंगल स्मॉल होता है तो cos थीटा को 1 लिख सकते हैं, और sin 0 कितना होता है 0। एंगल स्मॉल हो तो sin थीटा को थीटा लिखते हैं, sin थीटा इज थीटा, cos थीटा इज 1 व्हेन एंगल इज स्मॉल। माइनस साइन समझने कोई बात नहीं। आपने जब थीटा डिफाइन किया तो इसे कैसे रोटेट किया, पहले ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में था, आपने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ, लेकिन टॉर्क कहां लगेगा, ऐसे वापस लाने। सो टॉर्क और थीटा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, सो हमने एक माइनस साइन लगाया एंड वी कॉल दिस एज अ रिस्टोरिंग टॉर्क। फाइन, अब लिखिए प्लीज, as theta is very small, as theta is very small, so sin of theta is approximately theta.
So sin of theta is approximately theta, and torque becomes equal to minus PE theta. Torque becomes minus PE theta. तो अच्छा, आप सभी ने मेरे साथ कंपटीशन क्लास में पहले भी एसएचएम के क्वेश्चंस किए, है ध्यान आपको? दो पॉजिटिव चार्जेस, उनके बीच में एक नेगेटिव चार्ज, उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के छोड़ा तो वो एसएचएम आ गया। पर अभी तक मैंने आपसे लीनियर एसएचएम डिस्कस किया था, एंगुलर एसएचएम डिस्कस नहीं किया था। तो क्विकली एक बार ध्यान से समझना क्या चेंजेस है। मैं दोनों कंपेयर करके दिखाता हूँ, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। जितना में रिक्वायर्ड है वो सारा कंपैरिजन आपको सुनना। लीनियर एसएचएम की इक्वेशन होती है F इक्वल टू, जिसको पता है बोले F इक्वल टू माइनस के, और एंगुलर की होती है टाउ इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है? के डिफरेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है तो वो लीनियर एसएचएम है, और टाउ F की जगह टाउ आ गया और x की जगह थीटा आ गया, दैट इज एंगुलर एसएचएम। तो इसलिए ये मैं एंगुलर एसएचएम करता हूं। आप देख सकते हैं P किसका रोल प्ले कर रहा है, K। अब याद करो यहाँ पे क्या करते थे, F को M लिखते थे, M is equal to minus kx, और फिर A बन जाता था माइनस ऑफ K by M into x। कंपेयर किससे करते थे, A is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर x, उससे आपको ओमेगा स्क्वायर is equal to K by M मिल जाता था, ओमेगा मिल गया, फिर टाइम पीरियड निकाल, यही करते थे ना। ऐसा ही कुछ तो यहाँ भी करना होगा ना। अब कोई बताए, जैसे F को M लिखते हैं, वैसे टॉर्क को क्या लिखते हैं? M के प्लेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, A के प्लेस पे अल्फा, टाउ इज इक्वल टू I into अल्फा। तो जिनको नहीं आता वो प्लीज अभी मेरे साथ साथ समझे, मास का काउंटर पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो m के प्लेस पे I आ जाए, और जैसे x के प्लेस पे थीटा आता है, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, सो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, दैट बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ k थीटा, सो अल्फा बन जाता है माइनस ऑफ k by I इनटू थीटा। यहां भी इक्वेशन चलती है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो अब देखेंगे काफी हद तक सिमिलैरिटी है, सिर्फ छोटी सी बात समझिए, मास को रिप्लेस करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और x को रिप्लेस करेगा थीटा। डन। सो ओमेगा स्क्वायर k बाय I बन, वहां से भी फर्क ना सो, तो ये सब मैं यहां पे आपको पूरा कर, थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब यहां लिख सकते हैं, लिखे शाबाश। सो एट द प्लेस टाउ आई कैन राइट I into alpha, I into alpha is equal to minus PE theta, अल्फा becomes equal to minus of PE by I, इसको ब्रैकेट में डाल दो, into थीटा। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा कि टाउ इज इक्वल टू माइनस समथिंग इनटू थीटा, मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज एंगुलर एसएचएम, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए। सॉरी नहीं, वो तो सीधा यहाँ लिखना था, टाउ के प्लेस पे क्या लिखना, I into अल्फा। अब लिख दीजिए, it is clear that dipole executes angular SHM. It is clear that dipole executes angular SHM. Now to comparing with alpha is equal to minus omega square theta. कुछ ही क्लियर हो रहा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो दिया यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया, PE by I, तो ओमेगा बन गया अंडर रूट ऑफ PE by I, और टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है कि टाइम पीरियड बिकम्स इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ I by PE, एग्जैक्ट। So time period comes out to be 2 by under root of I by P. So you can see ये टॉपिक मैं सीरियस में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कंपटीशन में लिख रहा हूँ। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? आपने एक सिचुएशन पढ़ी, उस सिचुएशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा था, तो भाई जैसे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम आया तो दिमाग में क्या है, अरे यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, तो हमने डायरेक्टली उसको यूज किया। तो फिर एक बार आपने थीटा एंगल से इसे रोटेट करवाया एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क लगा क्लॉकवाइज, टाउ इज इक्वल टू माइनस पी sin थीटा, एंगल बीइंग स्मॉल sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, टाउ इज इक्वल टू माइनस पी थीटा। Now tau is I into alpha, alpha is equal to minus p by I into theta. It is proportional to theta and directly opposite to यानी ऐसे। अब आपने कंपेयर किया alpha is equal to minus omega square theta से, omega square आ गया, omega आ गया, t is equal to 2 pi by omega। अब याद होना चाहिए अच्छे से,
T is equal to 2 by under root of I by P. I by P, यहाँ पे I क्या है? Moment of inertia. mr square तो याद होगा, 2 by 5 mr square, 2 by 3 mr square, mr square by 2 mr square, right? So कुछ थोड़ा थोड़ा याद आएगा. So I upon PE. P क्या है? Electric dipole moment. और E क्या है? Electric. So that's it. 2 by under root of I by P. अब एक बात सोचता हूँ, मतलब अगर मैं सिर्फ एक डिराइव करवा के छोड़ दूँ तो सारी मेहनत आपको ये करनी है, अच्छे से याद कैसे करना है. लेकिन जो भी फॉर्मूला हम 3-4 बार या 5 बार क्लास में बोल लेते हैं, आप मतलब ये पाओगे कि इसको रिकॉल करना आपको इजी होता है. तो ऑब्वियसली तो क्रैमिंग ही है ना, अंडरस्टैंडिंग तो हो चुकी. अब क्रैमिंग तो जितनी बार बोलेंगे उतनी बार क्या. सो इट इज फॉर एवरीवन, ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूलाज as many times as possible. So 2 by under root of I by D. ठीक है, शाबाश. इसके ऊपर इमीडिएटली एक क्वेश्चन करता हूं आपको. Let us do one question based on this. लिखिए जरा. Two charges plus Q and minus Q, plus Q and minus Q, having mass m each, are attached to the ends of a slender rule. स्लेंडर होता है जिसका खुद का मास कंसीडर नहीं करना, बहुत ही हल्की रूल. स्लेंडर, सिलेंडर नहीं, स्लेंडर, राइट. सो ए स्लेंडर रूल. जैसे स्लेंडर वर्ड देखा तो मतलब क्या, उसका मास कितना कंसीडर करता है? जीरो, नेग्लिजिबल. स्लेंडर रूल देखिए. एंड प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, placed in a uniform electric field E in the stable equilibrium position. तो आई होप आपका इमेजिनेशन साथ साथ चल रहा होगा. जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज और उसके ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज, ये आपको दिखेगा तो आपको अच्छा लगेगा, राइट. हो गया. अब ऑब्वियसली क्या करना है? SHF लिखें. लेंथ ऑफ द रॉड इज L. Length of the rod is L. We can calculate time period of oscillation when displaced slightly. Calculate time period of oscillation when displaced slightly. हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को लग रहा हो कि सर असाइनमेंट्स तो दे नहीं रहे हैं, तो संजीव सर मोस्ट प्रोबेबली आज या कल आ जाएंगे. उसके बाद जितने टॉपिक्स हमने कर लिए सबके असाइनमेंट्स करेंगे. तो अभी क्या कर सकते हैं, मतलब इज डाउन विद प्रोबेबली कोविड. तो आई वाज वरीड अबाउट यू एंड माय सेल्फ, सो आई सेड कि 2-3 दिन 4 दिन बाद में जितने लेने घर पे रुको और फिर ठीक हो गया ना, ताकि कोई प्रॉब्लम. सब टॉपिक हो गया एक मिनट, सही है ना. क्या बुला ले, रहने दो, चलो ठीक है. करें शाबाश. आपके सामने सिचुएशन, आपको डेरिवेशन नहीं करनी, आपको सिर्फ आंसर बताना है. सिचुएशन इज, एक रॉड है जिसका मास ना के बराबर है, इस एंड पे और इस एंड पे माइनस क्यू और प्लस क्यू लगा दिए, दोनों का मास m है और ये लेंथ L है. ये सिचुएशन है. और इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर रखा गया है. अगर जरा सा डिस्प्लेस, ऐसे एंगुलर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो पता है हमें कि SHM करेगा. उस SHM का टाइम पीरियड आपको निकालना है. जो भी करे हैंड रेस करके मुझे बता दे प्लीज. तो पहले बंच मुझे बता, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा? T = 2 पाई अंडर रूट ऑफ I by P. बिल्कुल एंड फॉर्मूला याद होना चाहिए ना. 2 पाई अंडर रूट ऑफ I by P. पुट करो यार वैल्यूज. शाबाश, पुट करो. 2 पाई ऐसे क्यों रहते थे? कोई बता सकता है क्लास में? ये भी एक मास है और ये भी एक मास है, इनके बीच का डिस्टेंस L है. पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी चीज आप फ्रीली छोड़ते हैं वो कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है? एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास. एक्सिस थ्रू, और क्योंकि मासेस बराबर है तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है? यानी ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट इसने घूमना.
आगे बात समझ। इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मास अब कितने डिस्टेंस पे, L/2, ये भी L/2, m इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू L/2। अब तो क्लियर हो गया। सो सेपरेटली लिख दे रहा हूँ कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया m इंटू L/2 स्क्वायर z स्क्वायर बाय 4 और ऐसा 2 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 m इंटू, प्लीज आप ध्यान से देख लें, m इंटू L/2 स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट। मैंने एक्सिस के बारे में क्या बताया, जब भी आप किसी भी चीज को फ्रीली छोड़ेंगे घूमने के लिए तो वो हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। तो सेंटर ऑफ मास यहां पर, तो ये ml²/2 आ गया। सो एट द प्लेस ऑफ I मेंशन ml²/2, राइट। अब बात करते हैं P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वो क्या होता है, इधर चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी कितना लिखूं, Q इनटू L, बिल्कुल Q इनटू L आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E है, दिस इज दैट्स इट, गिव अस द आंसर। L is gone, the answer is 2 pi under root of ml by twice of QE, that's all done। E ही गिवन है ना, जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है वो तो मैं एज इट इज लिख सकता हूं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I लिखा होता तो मैं I एज इट इज लेके चलता, बट इसमें तो दिया नहीं तो मुझे फाइंड करना पड़ता। सो ये सभी के लिए है, whenever you come across a question there are certain things mentioned in the statement as well। तो जो चीजें स्टेटमेंट में जैसे लिखी है आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको फाइंड करती है। तो फिर एक बार देखें प्लीज, m माइनस q प्लस q जब हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, इसीलिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट चाहिए था। इनटू L/2 स्क्वायर दोनों के, सो m इनटू L/2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने अभी किया था, t = 2 pi under root of I by PE। I की वैल्यू डाली, P क्या होता है, Q into L, ठीक है। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, इस बार रॉड का भी मास है, रॉड का मास कैपिटल है, तो कोई मुझे बस बता दे क्या डिफरेंस है। रॉड का भी मास है कैपिटल, इन दोनों का मास तो स्मॉल है, रॉड का कैपिटल है, तो ऑब्वियसली हर कोई समझ सकता है चेंज सिर्फ किसमें आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कोई बताए साथ में क्या लिखूं, प्लस एनीवन ऑनलाइन। बच्चे ये दोनों अलग हैं, जैसे एक रॉड थी यहाँ पे स्मॉल है अटका दिया, क्या बताओ ना, नहीं, वेरी गुड, ml²/12, वेरी गुड जर्मन। सभी देखें जरा, एक रॉड का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12, और एंड के अबाउट कितना होता है, ml²/4, ये होता है, या 3, ml²/3, फाइन। सो देखिए सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ml²/12, एंड के अबाउट ml²/3 होता है। तो मतलब अब देखो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर, अगर वो कहता है कि मुझे सेंट्रल एक्सिस वाला यूज करना है तो वहां पे आप यूज करेंगे ml²/12, और कहता है कि एक चार्ज के ऊपर ही आपने इसे यहाँ पे अटैच कर दिया, इसी के अबाउट घूमेगा, सो यूज करना, ठीक है। सो डोंट वरी, जिनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ जितना चाहिए मैंने बता दिया, आप याद रखें, जब 11th रिवीजन करेंगे वीकेंड क्लासेस में तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों, चला जाए आगे। सो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये तो हमने पढ़ लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसका बिहेवियर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या फोर्स लगेगी, लिखे जरा, लिखे जरा, लिखे जरा। To understand behavior of electric dipole, in a non-uniform electric field, behavior of electric dipole in a non-uniform electric field। अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या है, जैसे मैं वर्टिकल की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है
और धीरे धीरे उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ती जा रही है या डिक्रीज होती जा रही है, सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अच्छा मुझे कोई सोच के बताओ, जो ये पॉइंट चार्ज होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है कि नॉन यूनिफॉर्म होती है? पहले आप फॉर्मूला सोचना, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बोले शाबाश एक बार में, के क्यू बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज आर देयर? क्या आर डिस्टेंस है? तो सोचो ना, आर जैसे से चेंज होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी कि नहीं होगी? इसीलिए आपको चीजें पता होती है, उनको ध्यान से एनालाइज किया करो। अगर किसी ने आपसे पूछा कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, तो जस्ट इंट्यूशंस को फॉलो मत करो, क्या फॉर्मूले को फॉलो करो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। एज आर चेंजेस इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो चेंजेस, दैट्स इट इज क्लियर। तो बच्चों अगर मैं एक पॉइंट चार्ज के आसपास कहीं पर इलेक्ट्रिक डायपोल को रखूं, तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल पे फोर्स लगेगी या नहीं, टॉर्क लगेगा या नहीं? हाँ, यूनिफॉर्म तो हम पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म में पक्का है कि फोर्स कितनी लगेगी, 0। टॉर्क लग सकता है, लग भी सकता है और नहीं भी, अगर लाइन ऑफ एक्शन 0 कर दिया तो नहीं कर। ठीक है, अब करें मेरे साथ प्लीज, राइट डाउन, कंसीडर, ये मैं आपको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहा हूं साथ। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड directed along z axis, electric field directed along z axis such that it increases at a rate del E by del Z, such that it increases at a rate del E by del Z. Now some of you would be a little worried कि del क्या रहा, तो आपको बस ये पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन में d आता है ना, del तब आता है जब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में x भी हो, y भी हो, z भी हो, और वेरिएशन सिर्फ किसके अकॉर्डिंग आ रही हो, z, तब ऐसा डालो। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहां पे मैंने आपको, यस एग्जैक्टली, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसे। पार्शियल क्या मतलब, एक ही टर्म के अंदर x y z तीनों है, लेकिन आप डिफरेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में करते हो तो y z को कांस्टेंट ट्रीट करते हो, जब y के रिस्पेक्ट में करते हो तो x और z को कांस्टेंट ट्रीट करते हो। आइए समझ, दैट्स कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था, कहां पर किया था, जब वेव पढ़ा था। देखो एसएचएम की इक्वेशन आई थी y इज इक्वल या x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, वेव की इक्वेशन बनी थी y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, तो उसमें ना t भी आता था और x भी आता था। और जब आप सिर्फ वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तब आप t वाली टर्म को तो डिफरेंशिएट करते हैं, x वाली टर्म को एज इट इज कांस्टेंट कंसीडर करके क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलो ये चाहे आप सीबीएसई में कॉम्पिटिशन सबने पढ़ा। तो वापस आते हैं, मैंने सारी चीजें ध्यान में रखते हुए क्या डाल दिया, डेल बाय डेल जेड। हाँ, जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही z डायरेक्शन में, तो वहां पे x और y इमेटेरियल बन जाता है, वहां पे de by dz भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए हो गई, अब लिखो जरा, एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कुछ बच्चे कहेंगे सर तो बोलते ही बहुत नहीं, पर करेंगे। मेरे घर वाले कहते हैं कि आप बात नहीं करते हो, यहाँ सारी एनर्जी निकल जाती है। लिखें, कंसीडर, ये लिखा, an electric dipole, an electric dipole having dipole moment p, electric dipole having dipole moment p aligned along z direction, aligned, align कर देना, ALLING, aligned along z axis। ठीक है, तो देखो हमने क्या सिचुएशन कंसीडर कर ली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऊपर की तरफ z की तरफ डायरेक्टेड है, ये z डायरेक्शन मानो, और वो इंक्रीज कर रही है किस रेट से, डेली बाय डेल z। अब मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर करना है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट p है, सपोज यहाँ से लेके और यहाँ तक को डायरेक्ट ऐसे करके बना लें, तो दिस इज p। ठीक है, और इसकी लेंथ को कितना कंसीडर करते हैं, 2a लिख देते हैं, है ना, तो लेंथ इज 2a। यहाँ से आप l लिखेंगे तो भी चलेगा,
अब जब हम अलाइंड बोलते हैं तो जो पीछे वाला चार्ज है, पीछे वाला, ये कैसा होना चाहिए, प्लस क्यू या माइनस क्यू? माइनस क्यू। जिसको थोड़ा सा भी आइडिया है कि P इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू, और अपने आप बताएगा कि सर ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब डायग्राम हमारा क्लियर हो गया। देखो, electric field is upward and is increasing at a rate del E by del Z and a dipole is placed which is along Z axis। तो बाकी चीजें मैंने खुद से करी हो, खुद से क्या किया मैंने, माइनस क्यू खुद से लिखा, प्लस क्यू खुद से लिखा। मैं इसका मतलब आंसर में माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं ला सकता, आंसर मुझे P और del E by del Z की ही फॉर्म में प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग, राइट? सो माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेशन कितनी, 2a और ये P का। अब खुद सोचो, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, और नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट। तो माय डियर, इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड लगेगी इधर, इसमें डाउनवर्ड। अच्छा एक और बात यार, दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे E1 मान लेता हूँ तो फोर्स आ गई Q इनटू E1, और यहाँ पे E2 मान लेता हूँ तो फोर्स आ गई Q इनटू E2। ठीक है, प्लीज इसे कंप्लीट। सॉरी, एक बार आप डायग्राम बना लो, मैं लिखूंगा, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। ड्रॉ द डायग्राम, और आपको मैं बता देता हूँ कि इसके रिजल्ट के ऊपर डायरेक्टली एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में ड्रॉ करते हुए ध्यान रखिए, माइनस क्यू प्लस क्यू, 2a इनके बीच की सेपरेशन है, P इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, प्लस क्यू E2 थोड़ा सा डिफरेंस है ना, और यहाँ पे Q E1। अब लिखिए प्लीज, let electric field at the position of minus q, let electric field at the position of minus q be E1 and at plus q be E2। अलग अलग है तो हमने उसको लेट कर, here it be E1, here it be E2। तो आप देख सकते हैं QE1 डाउनवर्ड जाएगा, QE2 अपवर्ड जाएगा। नेट फोर्स कैसे निकलेगी, दिस माइनस दिस, प्लीज राइट डाउन। देखिए, फोर्स ऑन द डायपोल, force on the dipole F is equal to QE2 minus QE1। अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में जाना चाहता हूं तो इन दोनों के ऊपर भी वेक्टर सेम होता है, E2 और E1। फोर्स विल बी QE2 minus QE1, एक अपवर्ड जा रहा है, डाउन। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या चेंजेस करेंगे। Q कॉमन जा रहा है, साथ में मिल रहा है E2 माइनस E1, यानी कि हम क्या चाहते हैं, यहां से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज हो गई। अब ये कहता है, ध्यान से सुनना, ये कहता है डेल बाई डेल जेड के हिसाब से चेंज होगी, यानी यूनिट लेंथ में कितनी चेंज हो गई, डेल बाई डेल जेड, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 2a। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 2a। डेल बाई डेल जेड का मतलब है यूनिट लेंथ में कितना चेंज आया, यूनिट लेंथ में डेल बाई डेल जेड और 2 लेंथ में मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए Q2 में क्या बन जाएगा, P, सो P into del E by del Z। अब del E by del Z अगर पॉजिटिव होगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स आएगी, और del E by del Z अगर नेगेटिव होगा तो अपोजिट में फोर्स आ जाएगी। मतलब क्या होगा, ऊपर जाकर फील्ड बढ़ी है तो QE2 ज्यादा है, ऊपर जाकर फील्ड कम हुई है तो QE1 ज्यादा है। तो एनसीईआरटी में हम क्या सोचते हैं, हमें देखो, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, नहीं तो सीधा P एलिमेंट डायरेक्शन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार समझा रहा हूं, थोड़ा सा अलग है। z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है एट अ रेट del by del z, इसको समझना जरूरी है। ये क्या है, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट लेंथ। डायपोल की लेंथ 2a थी, उसमें कितना चेंज कर रही है, E2 minus E1 becomes equal to change in unit length into 2। So अब
इकट्ठा करना था, 1 should be divided by या सो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो फोर्स नहीं लगती, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगी, और लग भी सकता है और नहीं भी। तो नॉर्मली लिखेंगे हेंस inside non-uniform electric field, inside non-uniform electric field, a dipole experiences both. Dipole experiences both force as well as electric. Force as well as torque. Force as well as torque. तो वो तो यूनिफॉर्म में था, तो वही चीज है कि टॉर्क प्लस अब मैं फिर से आपको बोलूंगा कि सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है इसमें टॉर्क जीरो भी आ जाए, बट ओवरऑल बोलेंगे तो टॉर्क प्लस, ठीक है? क्लियर है सर? फटाफट से रिवाइज करते हैं जितना आपने आज क्विकली जल्दी करें। अभी इसमें दो तीन चीजें और बची हैं करवाने के लिए, और ये मानना आप चाहे कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करें चाहे सीबीएसई के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल से क्वेश्चन ऑलमोस्ट 100% आता है, ऑलमोस्ट 100%। सो आई वांट यू टू टेक जस्ट 2 to 3 मिनट्स क्विकली, जितना आज किया उसे रिवाइज कीजिए। मैं तब तक एक दो क्वेश्चंस बनाता हूं, यहां पे आगे सॉल्व करेंगे। So next question is, देखिए वॉइस का थोड़ी बहुत दिक्कत उधर रहेगी, कभी मेरा नेट में प्रॉब्लम होगी या आपको नेट में प्रॉब्लम होगी, बट ओवरऑल इट शुड बी लाइक आपको अंडरस्टैंड होनी है चीजें ना। देखिए जरा, एक सर्कल है, इस सर्कल में इस क्वार्टर पार्ट के ऊपर प्लस लैम्डा की लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इस वाले क्वार्टर पे माइनस लैम्डा की लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है? और इस सर्कल की रेडियस है r। आपको बताना है, देखो एक तरफ प्लस दूसरी तरफ जितना प्लस उतना, तो ये कैसे कॉन्फ़िगरेशन है? आपको बताना है इस कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कितना, व्हाट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। कल समझ में क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, ये मेरे 11th के बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया। आप क्विकली में देखें, इस क्वार्टर में पॉजिटिव चार्ज है, इस क्वार्टर में नेगेटिव चार्ज है, तो डायपोल बन गया। इस डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कितना होगा, लिखिए जरा। टू फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, रेडियस r डिफाइन कर दें। वेरी शाबाश। दिवांश अभी +2 की क्लास चल रही है बेटा, आप 2-5 पे ज्वाइन करना। दिवांश ओके सर। तो देखिए प्लीज, आप ये तो करेंगे कि इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज कितना है, लेकिन ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दोनों के लिए एक पोजीशन डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना? अब हम हेल्प लेंगे कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना हो क्वार्टर का, तो बताना चाहिए होता है, वैसे ही इसका सेंटर ऑफ चार्ज भी आ जाए। मैं बताऊंगा सारा आपको नॉर्मली, बट आपको साथ साथ याद करना होगा, ठीक है? तो पहले मैं लेके चलता हूं सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट। डोंट वरी कनिष्का, आई टेल यू व्हाट लैम्डा है। अगर हम एक रिंग कंसीडर करते हैं, सेंटर ऑफ मास का है सेंटर पे। अगर हम एक सेमी रिंग
बिगेस्ट चैलेंज आपको प्लस 2 के टॉपिक्स करते हुए प्लस 1 के टॉपिक आने चाहिए, इसे तो बोलो रिवीजन करेंगे साथ साथ, बट इतना मैं चाहूंगा देखो सारे टॉपिक्स एक साथ रिवाइज नहीं किए जा सकते, तो जो चीज आ भी जाए ना उसको थोड़ा दिमाग में रैम जो भी आपके उसमें स्टोर कर देना। सो मैं बाय टाइम्स आ ऐसे ही अगर क्वार्टर ऑफ सर्कल पे चले तो उसमें क्या होता है, इधर से भी 2 बाय टाइम्स आ सकते हैं और इधर से भी 2 बाय टाइम्स आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स रूट 2 टाइम्स 2 बाय 5 टाइम्स। फिर देख लीजिए मैं सबको बता रहा हूँ, अगर कंप्लीट सर्कल है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आता है, अगर सेमी रिंग है तो यहाँ से कितनी हाइट पे आता है 2 बाय 5 टाइम्स आर पे आता है, लेकिन जैसे क्वार्टर करते हो तो जो क्वार्टर वाला पार्ट है ना, देखो यहाँ से क्वार्टर वाला पार्ट इधर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और इधर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ से भी 2 बाय 5 टाइम्स आर और यहाँ से भी 2 बाय 5 टाइम्स आर, इसीलिए उसका अकेले का जो डिफाइन होगा देखो दोनों के ऐसे रूट 2 टाइम्स आएगा, रूट ऑफ बेस प्लस बेस, तो रूट 2 टाइम्स 2 बाय 5 टाइम्स क्लियर हुआ। तो कल लगी समझ, चलो अब देखते हैं समझ ही लगनी चाहिए, यहाँ पहुंचेंगे तो ये पॉजिटिव का सेंटर बन गया और यहाँ पहुंचेंगे तो ये नेगेटिव का सेंटर बन गया, इनका डिस्टेंस देख लो कितना है, इधर भी रूट 2 टाइम्स 2 बाय 5 टाइम्स आर और इधर भी रूट 2 टाइम्स 2 बाय 5 टाइम्स आर, तो टोटल कितना हो गया इसका डबल यानी 4 रूट 2 बाय 5 टाइम्स आर, ये बन गई लेंथ, इसको 4 बोलते हैं ना, तो कितना बन गया 4 रूट 2 बाय 5 टाइम्स आर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा क्वेश्चन करके कि कैसे फ्लेवर चेंज होता है सीबीएसई से कॉम्पिटिशन का। जैसे कॉम्पिटिशन में गए तो सेंटर ऑफ चार्ज का कांसेप्ट बनाना, तो सेंटर ऑफ चार्ज का कांसेप्ट बनाया तो उसको सेंटर ऑफ मास की हेल्प जैसे वहां पे करते थे एग्जैक्टली वैसे। सो टोटल लेंथ इज 4 रूट 2 बाय 5 टाइम्स आर। अब बात करते हैं चार्ज की, तो डियर लैम्डा समझना क्या होता है, लैम्डा इज चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, इसका प्रॉपर नाम किसी को पता है क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो लैम्डा इज ऑन यूनिट लेंथ, ये लेंथ कितनी है बोलो बोलो शाबाश, ये लेंथ कितनी है पाई बाय 2 आर, एग्री, एंगल इनटू आर, आर इनटू थीटा। सो डियर अगर मैं चार्ज निकालूं प्लस क्यू तो वो कितना है, ये ना प्लस क्यू, लैम्डा इज द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ एंड द लेंथ इज पाई बाय 2 आर। ऐसे ही माइनस क्यू निकालूंगा तो नेगेटिव साइन के साथ लैम्डा इनटू पाई बाय 2 आर, तो चार्ज आ गया आपके पास, लेंथ आ गई आपके पास, तो निकाल दो डायपोल मोमेंट, करो करो शाबाश, कम ऑन क्विक। इसके बाद इससे इजी क्वेश्चन दूंगा, मतलब हालांकि हमें कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है सिलेबस खत्म करने की, पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि शुरू से ही ऐसे पढ़ो कि आप जैसे मतलब कल ही पेपर है तो वो बाद में आपको एडवांटेज देता है, जब बाकी बच्चे सिलेबस खत्म कर रहे होते हैं तो आप रिवाइज करो, इसलिए शुरू से ही तेज भागो। तो आई होप के बना लिया आपने, तो मेरे लिए चार्ज आ गया, अब डायपोल मोमेंट चार्ज आ गया लैम्डा इनटू पाई बाय 2 टाइम्स आर, दिस इज क्यू and this is 2 4 root 2 by 5 times r, that's equal to lambda, this pi is gone, 2 से ये 2 रह गया, अब 2 root 2 lambda into r, that's my answer. So this is a very good question for competitive understanding. बस ये ध्यान रखना है कि कैसे देखा हमने, इधर से भी 2 by pi r, इधर से भी 2 by pi r, तो ओवरऑल कितना हो गया root 2 times 2 by pi। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए फटाफट से करके बता दें, इस बार ये कंप्लीट सर्कल बना रहा हूं, सर्कल जैसे ही दिख रहा है ना, ये ना ऑनलाइन में थोड़ी नोटंकी ज्यादा करनी पड़ती है ताकि बच्चे भागे और वही कृष्ण तेरे वाली बात, कल 11th की डेमो ली तो कई बार फ्लो होता है, चढ़ जाता है, अंग्रेजी चल रही थी, बाद में बच्चा सर जी थोड़ी सी इंप्रूव हो गई तो देयर नंबर ऑफ थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ,
हाँ कहीं गए, पर पता है वो समझने में उनको दिक्कत आती है अदरवाइज, तो इसलिए मैं वो चीज कॉम्प्रोमाइज कम करता हूँ। आर रेडियस है और इस वाले लोअर वाले पार्ट पे लीनियर चार्ज राइट, इस पार्ट पे माइनस लैम्डा एंड रेडियस इज आर। अब जल्दी से मुझे बता दो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, जल्दी करें, बताएं, शाबाश। चले देखे प्लीज, आई होप ये तो सॉल्व कर लिया होगा आपको, है ना। इधर प्लस लैम्डा और ये बन गया पाई आर, तो चार्ज हो गया लैम्डा इंटू पाई आर। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो माइनस लैम्डा इंटू पाई आर, और सेमी सर्कल का सेंटर कहां बनेगा, 2/पाई टाइम्स आर के ऊपर, तो इधर भी 2/पाई टाइम्स आर के ऊपर। सो फॉर मी चार्ज becomes equal to lambda into pi r, this is charge, and the length becomes 4/pi times r. Pi is gone, the answer is 4 lambda r square। तो बिल्कुल सही, जिसने भी आंसर लिखा था सही लिखा है, 4 lambda r square। किस किसका सही है, रेज हैंड। तो आपको अच्छा लगा, तो देखो पहले थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करके आसान आप आराम से करना है, तो ये ठीक है, फाइन। तो कल की क्लास में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल फिनिश कर देंगे, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संजीव सर आ जाए कल तक तो हम असाइनमेंट्स कर पाए, नहीं तो सब तक पता है क्या करो, आप अपनी कॉम्पिटिटिव बुक्स खरीद चुके हो क्या, डीसी पांडे, उससे करना शुरू कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैं अभी फॉलो करता हूँ क्योंकि 11th की डेमो क्लास है अभी, कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।